हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अधिशोषण के प्रकार की। तो अधिशोषण दो प्रकार का होता है हमारा। एक होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, और रासायनिक अधिशोषण जो होता है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता, जिसमें क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो एक होता है आपका भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण। इन दोनों में हम अंतर पढ़ेंगे, भौतिक अधिशोषण में और रासायनिक अधिशोषण में। यह आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिशोषण के प्रकार में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, इन दोनों में अंतर आपका पेपर में आ जाता है। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है आपका, अधिशोषित तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वॉन-डेर वाल्स होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारी कार है, ये हमारी क्या है कार। तो ये कार है, तो मैंने आपको बताया था जो कार है, कार क्या होता है आपका अधिशोष से। कार क्या है हमारी अधिशोष से। अब ये कार है, कार का क्या है ऊपर शीशा है, ये आपको ऊपर क्या है कार का शीशा, इस पर धूल के कण आके क्या गए छुपक गए, ये छुपक गए शीशे पर। तो जो कार है वो अधिशोष से है, और इससे जो धूल के कण आके चिपके हैं वो क्या है अधिशोषक। अधिशोषक। तो कार क्या है हमारी अधिशोष से, और जो धूल के कण है वो क्या है अधिशोषक। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोष से तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वॉन-डेर वाल्स बल होता है। यानी हर कोई चीज जो चिपकती है एक दूसरे से मिलती है वो बल द्वारा जुड़ती है। यानी इस मार्कर को अगर मैं ये कैप है, कैप का ये ढक्कन होले लगवा है, अगर इसको मैं इससे पूरा अच्छी तरह लगाना चाहता हूँ, जैसे ये ढीला है टाइट हो जाए, तो मैं बल लगाऊंगा। तो मैंने क्या लगाया, ढक्का लगाया। इसी तरह जो धूल के कण इससे जो चुपके रहते हैं किससे, कार के शीशे से, वो एक बल द्वारा चुपके रहते हैं। वो बल जो होता है उस बल को क्या बोलते हैं, वॉन-डेर वाल्स बल बोलते हैं। तो हर चीज को खिसकाने के लिए बल की आवश्यकता होती है। अगर मैं ये ब्लॉक बोर्ड है, यहाँ से बाहर सरकाना चाहूँ तो मैं इसमें ढक्का लगाना पड़ेगा। और ऐसे ये धूल के कण जो आपके शीशे पर आके चिपकते हैं, ये एक बल द्वारा चिपकते हैं, उस बल को हम वॉन-डेर वाल्स बल कहते हैं। तो अधिशोष से तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वॉन-डेर वाल्स बल होता है। तो अधिशोष से क्या है आपकी कार, अधिशोषक क्या है आपके धूल के कण। तो धूल के कण तथा कार के जो धूल के कण है वो कार के शीशे पर आकर चिपके हैं, इन दोनों के बीच दुर्बल वॉन-डेर वाल्स होता है। यानी जो धूल के कण होते हैं वो शीशे पर बहुत प्रबल बल द्वारा नहीं चिपके होते हैं, ये वीक बल होता है, कमजोर बल द्वारा चिपके होते हैं। यानी मैं ऐसा करके हाथ मारूं किस पर, शीशे पर, तो साफ हो जाएगा। ऐसा मैं कपड़ा मारूं शीशे पर तो धूल के कण उड़ जाएंगे। अगर प्रबल बल द्वारा चिपके होते तो वो छूटते नहीं, उस पर चिपके रहते। तो इसलिए हम कहते हैं अधिशोष से तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वॉन-डेर वाल्स होता है। यानी जो धूल के कण होते हैं वो दुर्बल बलों द्वारा शीशे पर चिपके होते हैं, और कपड़ा या हाथ का धक्का बल लगाने पर वो क्या होते हैं, हट जाते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अधिशोष से आपकी कार है, और अधिशोषक क्या है धूल के कण, ये दोनों आपस में दुर्बल बल द्वारा जुड़े होते हैं, और कपड़ा या हाथ साफ करने पर साफ हो जाते हैं। अब रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष तथा अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होता है। इसमें क्या होता है आपका वॉन-डेर वाल्स बल होता है, इसमें क्या होता है रासायनिक बंध होता है, वो ही प्रबल होता है। यानी जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं कोई पदार्थ तो फिर अलग नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपका सोडियम है, ये आपका क्लोरीन है, इन दोनों ने आपस में भी क्रिया करी और क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। इसको बोलते हैं हम नमक। तो ये आपका कोई नमक का क्रिस्टल है, ऐसे ये आपका नमक का क्रिस्टल है कोई। तो अधिशोष से तथा अधिशोषक के मध्य क्या होता है, प्रबल रासायनिक बंध होता है। तो ये आपका क्या है, नमक है, नमक। तो नमक जो है, नमक में कौन सा, सोडियम और क्लोरीन के बीच कौन सा रासायनिक बंध है, प्रबल रासायनिक बंध है। इसमें मैं सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकता। यानी मैं चाहे नमक में इसको देख लूं, सोडियम अलग निकाल लूं, जी नमक मुझे दिख रहा है, इसमें सोडियम अलग उठा लूं, क्लोरीन अलग उठा लूं, नहीं उठा सकता। जिस तरह मैं शीशे पे से धूल के कण अलग हटा देता हूं और शीशे को साफ
कर देता हूं। तो इसमें रासायनिक बंध होता है, रासायनिक बंध प्रबल होते हैं, एक बार आपस में मिल जाते हैं फिर अलग नहीं होते हैं। जैसे सोडियम क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, इन दोनों में रासायनिक बंध है। जब सोडियम धातु और क्लोरीन गैस आपस में मिल जाती है तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक बना देती है, और नमक में से हम सोडियम और क्लोरीन अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होते हैं, रासायनिक बंध होते हैं जो प्रबल होते हैं। सोडियम और क्लोरीन के बीच जो रासायनिक बंध होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, जो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते हैं। तो जो भौतिक अधिशोषण होता है ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है। विशिष्ट को मैं समझाऊं, जैसे एक बच्चा है घर में उसे भूख लग रही है तो उसको दाल मिल जाए, गोश्त मिल जाए, बिरयानी मिल जाए, अंडा मिल जाए, कुछ भी खाने को मिल जाए वो सब खा लेता है। उसको अपनी भूख मिटानी है, पेट भरना है, उसको कुछ भी खाने को मिल जाए सब खा लेता है। तो जो सब खा लेता है किसी चीज से ऐतराज नहीं करता, परहेज नहीं करता कि मैं ये नहीं खाऊंगा ये खाऊंगा, ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते हैं, यानी उसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, वो सब खा लेता है, उसको मम्मी को परेशान नहीं करता, यानी जो मम्मी दे देती है वो खा लेता है, उसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती। और एक लड़का है, ये प्रकृति में विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब ये केवल अगर चाउमीन की कहती तो चाउमीन नहीं खाएगा घर पे बनवाए के, मैगी की कहती मम्मी से तो मैगी खाएगा, और कुछ मम्मी देंगी तो खाएगा नहीं, मम्मी ने दाल बना ली तो वो खाएगा नहीं, अगर बिरयानी होगी तो खा लेगा। तो एक बच्चा वो होता है अगर उसको जो चीज पसंद है वो ही खाना है, दूसरी से काम नहीं चलाएगा। और एक बच्चा ये होता है उसको कुछ भी मिल जाए, पेट भरना है, चाहे कुछ खाने को दे दे मम्मी, सब खा लेता है। इसी तरह ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते हैं। तो जो हमारे धूल के कण होते हैं वो प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते, यानी केवल कार के शीशे पर आ जाए, मैं जाऊंगा रास्ते में तो मेरे ऊपर भी आएंगे, ठेले पर भी आएंगे, रिक्शे वाले के ऊपर भी आएगा, रास्ते में जितनी भी चीजें खड़ी होंगी सब पर धूल के कण आएंगे, वो कोई फर्क नहीं देखेंगे, अमीर के ऊपर आएंगे, गरीब के ऊपर आएंगे, कमजोर के ऊपर आएंगे, ताकतवर के ऊपर आएंगे, सबके ऊपर क्या आएंगे, आपके धूल के कण आएंगे, कोई फर्क नहीं करते। तो इसलिए हम कहते हैं ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते हैं, यानी धूल के कण किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबके ऊपर उड़ के आते हैं। ये प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, यानी सोडियम केवल क्लोरीन से अभिक्रिया करके ही नमक बनाता है। सोडियम की जगह मैं यहाँ पर मैग्नीशियम ले लूं तो मैग्नीशियम से क्रिया करके नमक नहीं बनाएगा, यानी इसकी प्रकृति विशिष्ट है, यानी सोडियम क्लोरीन ही आपस में अभिक्रिया करके नमक बनाते हैं, ना कि मैग्नीशियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके नमक बनाता है। तो इनकी प्रकृति की होती है विशिष्ट। यानी आपकी एक और एग्जाम्पल देख लें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं, अमोनिया। अब यहाँ पर मैं क्लोरीन ले लूं तो अमोनिया गैस नहीं बनेगी, तो इनकी प्रकृति विशिष्ट है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया बनाएंगे, इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं बनाएगा। तो ये होती है प्रकृति विशिष्ट, और इनकी विशिष्ट नहीं होती। विशिष्ट का मतलब धूल के कण सब पे उड़कर आएंगे, और प्रकृति विशिष्ट होने का मतलब ये है सोडियम क्लोरीन से ही अभिक्रिया करके नमक बनाएगा, और किसी के साथ अभिक्रिया करके नमक खाने वाला साल्ट नहीं बनाएगा। तीसरा पॉइंट है, ये प्रकृति में उत्क्रमणीय होते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होती है जो आपकी दोनों दिशाओं में होती है। कौन सी दिशाओं में, दोनों दिशाओं में। जैसे ये आपका सिंबल है, तो ये आपका जो सिंबल होता है वो उत्क्रमणीय होता है, यानी आपके जो अभिकारक है इधर से क्रिया करके इधर उत्पाद बना दे, और उत्पाद किस में चेंज हो है, अभिकारक में। तो इसको बीच में लिख के आपको समझाते हैं। जैसा आपकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है, तो जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो अमोनिया गैस बना देती है, NH3। तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो आपकी अमोनिया गैस बनाती है। तो ये क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय में ये साइन होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है ये आपके अभिकारक हैं, ये क्या है आपके अभिकारक, तो इधर वाले जो आपके अभिकारक हैं ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करके इधर क्या बनाएंगे, आपके उत्पाद बनाएंगे। तो इधर वाले जो आपके अभिकारक है इधर अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद बनाएंगे, और ये उत्पाद जो अमोनिया बना ये टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अलग हो जाएंगे। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती हैं जो दोनों दिशाओं में होती हैं, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके NH3 गैस बना सकते हैं, और NH3 टूटकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन देती है। इसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में हो जाती हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। जैसे एग्जाम्पल में फिर कार पे आते हैं, कार पे धूल के कण जमे थे, हमने कपड़े से साफ कर दिए तो कार क्या हो गई, साफ हो गई, थोड़ी देर बाद फिर उड़ के आ गए। तो ये कोई उत्क्रमण, यानी 200 दिशा में, शीशा साफ शीशा गंदा, शीशा साफ शीशा गंदा, ये हो गई दोनों दिशा। अब बात करते हैं ये प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होते हैं।
यानी ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में करते हैं। जैसे आपका सोडियम ने क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें एक सिंगल एरो दिखाया जा रहा है आपको इस तरीके से, यानी सोडियम क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके NaCl यानी नमक बना रहे हैं। तो जब सोडियम क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं, नमक बना देते हैं, तो उसमें से फिर सोडियम क्लोरीन आपस में अलग अलग होकर सोडियम क्लोरीन नहीं देते हैं। तो जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में हो जाती है, आपस में मिलकर कोई पदार्थ बना देते हैं, फिर उनसे अलग नहीं हो पाते, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्नतकर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका जो भौतिक अधिशोषण होता है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, दोनों दिशाओं में हो जाता है। और जो आपका रासायनिक अधिशोषण होता है ये प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होता है, यानी केवल एक ही दिशा में अभिक्रिया देता है, दोनों दिशाओं में नहीं देता है। चौथा पॉइंट, ये अधिशोष्य की सतह पर मोटाई की परत बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, अधिशोष्य की सतह पर मोटाई की परत बनाते रहते हैं। आपने खुद देखा होगा, जैसे हमारी कार को एक दिन बीत गया तो उस पर धूल के कण होगी, क्या होगी, एक परत आएगी। दूसरा दिन और गुजर गया तो धूल के कणों की दूसरी मोटी परत इसके ऊपर चढ़ जाएगी। तीसरा दिन और गुजर गया तो धूल के कणों की तीसरी परत इसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो जो आपका क्या होता है, अधिशोष्य की सतह पर मोटाई की परत बनाते हैं। तो हमारा जो भौतिक अधिशोषण होता है ये अधिशोष्य की सतह पर मोटाई की परत बनाते रहते हैं, यानी जितने दिन कार खड़ी रहेगी बाहर उतनी ज्यादा इस पर धूल जमती रहेगी। पहले दिन हल्का हमें अंदर का दिखाई देगा, दूसरे दिन भी दिखेगा, 10-12 दिन गुजर गए तो शीशा एकदम पूरा धूल से जम जाएगा, अंदर का भी दिखाई नहीं देगा, ना अंदर से बाहर का दिखाई देगा। तो क्या हो जाती है, धूल के कणों की परत जम जाती है। तो अधिशोष्य की सतह पर मोटाई की परत बनाते हैं। ये केवल एक ही परत बनाते हैं, यानी सोडियम ने क्लोरीन से अभिक्रिया बनी करी तो सोडियम क्लोराइड बना दिया। जितने भी सोडियम क्लोराइड होंगे सब एक ही साइज के होते हैं। आपने देखा होगा नमक के, आपने क्रिस्टल देखे होंगे, जिन्हें हुआ ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा ये छोटा, सभी क्या नमक के क्रिस्टल के होते हैं, एक ही साइज के होते हैं। तो जो आपके रासायनिक अधिशोष्य होते हैं इसमें जो परतें होती हैं एक ही साइज की होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी मोटी नहीं होती हैं, यानी जिन्हें एक के ऊपर दूसरी मोटी परत बनाते हैं। ये प्रकृति में जो हो गया हमारा, ये केवल एक परत बनाते हैं। अब बात करते हैं हम, इसे सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें जो अभिक्रिया कराने के लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी धूल के कणों को कोई ऊर्जा नहीं दी जाती हमारे ऊपर आने के लिए, हमारी कार के शीशे के ऊपर आने के लिए, ये खुद ब खुद उड़ के आ जाती हैं। तो उसमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। धूल के कण बिना ऊर्जा के, बिना कराए, खुद ब खुद प्रकृति द्वारा हमारे ऊपर और संसार में जितने हैं रोडों पर सड़कों पर जा रहे हैं उनके ऊपर धूल के कण खुद ब खुद उड़ के आते हैं। तो भौतिक अधिशोषण में जो सक्रिय ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि धूल के कण बिना ऊर्जा दिए हमारे ऊपर, हमारी कार के ऊपर, हमारे कार के शीशे के ऊपर उड़कर आ जाते हैं। अब रासायनिक अधिशोषण, इससे सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सोडियम और क्लोरीन की आपस में अभिक्रिया कराने के लिए इनको ऊर्जा दी जाती है, हल्का गर्म किया जाता है, जब जाकर सोडियम क्लोराइड बनता है। जब जाके क्या बनता है, इनके बीच रासायनिक बंध बनता है। तो आपकी जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी इसे ऊर्जा दी जाती है जब जाकर सोडियम क्लोराइड बनता है। तो धूल के कणों को शीशे पर चिपकाने के लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए आपको सक्रिय ऊर्जा देनी पड़ेगी। सक्रिय ऊर्जा की होती है, सक्रिय ऊर्जा की होती है कम से कम ऊर्जा की वह मात्रा जो अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए संपन्न हो, यानी अभिकारक के हो, आपको उत्पाद में चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, जो हमने चौथे चैप्टर में पढ़ी थी। तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें क्या होती है, आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, जब जाके आपका अमोनिया बनेगा। लास्ट पॉइंट, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये हमारा कार का शीशा है और ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो ये कार का शीशा है तो धूल के कण क्या आएंगे, इस शीशे पे ही तो आएंगे हमारे बस, ये आ गई, 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 ये आ गई। हमने एक कार और खड़ी कर दी बगल में, तो उसका भी शीशा मिला दें इससे, चलिए। तो ये तो जितने ज्यादा शीशा होगा, जितना बड़ा शीशे का आकार होगा, उतनी ज्यादा धूल इकट्ठी होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जगह बढ़ेगी, धूल के कण ज्यादा आएंगे। अगर हमारा छोटा इतना शीशा है तो धूल के कण इतने से आएंगे इकट्ठे होकर इस पर, और इतना बड़ा है तो धूल के कण बहुत सारे आएंगे। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जगह जितनी होगी, चौड़ी होगी, लंबी होगी, उतने ज्यादा धूल के कण उड़कर आएंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होता है, आपका अधिशोषण बढ़ जाता है। ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है,
तो ये भी क्या करता है, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा जगह होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, आपका नमक बढ़ेगा। कैसे, जैसे आपका एक सोडियम और एक क्लोरीन का अणु है, आपका आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, नमक बना रहा है। अगर हमने 2 सोडियम ले लिए 2 क्लोरीन लिए तो दोनों सोडियम क्लोराइड के अणु बनेंगे आपके, और इनको जगह रखने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा हम सोडियम लेंगे, जितने ज़्यादा क्लोरीन लेंगे, उतना ही ज़्यादा नमक बनेगा, और नमक जब ज़्यादा बनेगा तो कम जगह पड़ जाएगी रखने के लिए, तो क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा और नमक को उसमें रखना पड़ेगा। तो ये दोनों ही आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। जितनी ज़्यादा जगह होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, आपका भौतिक अधिशोषण भी बढ़ेगा और रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।